नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राजा कुमार। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है बिहार एक परिचय। जी हाँ, हम बिहार के वासी हैं, तो हमें बिहार के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। न केवल एग्ज़ाम के लिए, बल्कि हमारे जो हमारे सामान्य ज्ञान है, उससे उनसे हमें ज़रूर अपने बिहार के बारे में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। और इसका बेनिफिट यह है कि अगर आप बीपीएससी 66वीं पीटी देते हैं, उसके लिए आप उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा बिहार एसएससी का मेंस आपका होना है, उसमें बिहार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी आपके ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि बीपीएससी पीटी के लिए तो ये मोस्टली फेवरेट पोर्शन है, उसको पढ़ना चाहिए। इससे 4-5 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो चलिए, बिहारी होने के नाते हमें इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक है, जो कि जिनके पुस्तक के बारे में रेफरेंस हर बार दी जाती है कि अगर बिहार के बारे में पढ़ना है तो उनकी पुस्तक को पढ़िए। तो मैं उनका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो लेकर उपस्थित हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अंत तक और इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। आज हम इतिहास देखेंगे। यह बिहार का राजनीतिक मैप देख सकते हैं, बिहार का राजनीतिक नक्शा। जी हाँ, ठीक है। और मैं आपका जो इस ज़िले से हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप किस ज़िले से मैं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का इतिहास। पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो प्राचीन इतिहास के बारे में अगर जानना हो तो जो अवशेष हैं वो यात्रा वृत्तांत हैं। बहुत सारे यात्री यहाँ भी आए, और मौर्यों के लिए तो बहुत काफ़ी क्या कहते हैं, उसका सेंटर था मगध, तो बिहार ही था। अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सब हैं आपका बिहार के बारे में जानने के लिए सारे स्रोत जरूरी हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, इन सब से आपको जानकारी मिलती है। और हमारा जो राज्य है वो जैन, बौद्ध, सिख, सारे धर्मों के लिए यह एक तरह से महत्वपूर्ण है। सारे धर्मों की जननी एक तरह से कह सकते हैं, यह हमारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है आपका लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से मिला है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2, 3, 5। लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से और रामपुरवा से। ठीक है, सॉरी, ये आपका सहसराम से भी मिलता है, तो ऑप्शन 4 सी सही है। चौथा प्रश्न, अशोक का शिलालेख, पहला शिलालेख, लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह सहसराम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, सहसराम से। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो पांचवा प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जबकि लिपि थी कौन सी, ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। हालांकि जो अशोक हैं उनके जो शिलालेख हैं वो आपका किस किस में है, अरमाइक, खरोष्टी, ग्रीक, ब्राह्मी, सारी लिपि में है। ठीक है, तो आप देखिए छठा प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है। तो मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है आपका भैया ब्राह्मी लिपि। कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। और भाषा कौन सी थी अभिलेख की, प्राकृत थी। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, प्राकृत थी। सातवां प्रश्न देखते हैं, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हमने ऐसे पहले के प्रश्न में देखा, सहसराम, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से मिला था। पाटलिपुत्र से अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, पाटलिपुत्र से अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। आठवां प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र से भी मिलते हैं, बराबर की गुफा से मिलते हैं और राजगीर से मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
9वां प्रश्न, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो गढ़वालों ने यहाँ पर अधिकार जमाया था। यह आपका मनेर के तामपत्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मनेर के तामपत्र से। 10वां प्रश्न है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में तुगलकों का भी रहा है राजवंश, तो तुगलक वंश के बारे में आपको यहाँ से मिल जाता है उसके अभिलेख। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल अंश एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये आपका तिरहुत का है। कहाँ का है? तिरहुत का है। चलिए 12वां प्रश्न, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, इत्सिंग भी आया था, और ये आपका युआन च्वांग भी आया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी चारों। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो पहले विदेशी यात्री थे मुल्ला तकिया। कौन थे? मुल्ला तकिया। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसॉय बर्निए नहीं आया था, पीटर मुंडी आया था, जॉन मार्शल भी आया था, मैनरिक भी आया था। 15वां प्रश्न, बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो बहारिस्तान गैबी मिर्जा नाथन की रचना है। किसकी रचना है? मिर्जा नाथन की। 16वां प्रश्न, मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी की। 17वां प्रश्न, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर सभी हैं। चारों ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद, छपरा, सारण से, चेचर, वैशाली और सोनपुर से, मनेर जानते हैं आप, दरगाह के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है बिहार शरीफ में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 19, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? लौरिया अरेराज से, अभी भी मैंने बताया, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा अभिलेख चंपारण से, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसके अलावा सहसराम भी था जो कि लघु शिलालेख फर्स्ट था। 20वां प्रश्न, बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश के बाद, ठीक है, गुप्त वंश के बाद के बारे में जानकारी मिलती है, परवर्ती गुप्त वंश। 21वां प्रश्न, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर, जो कि पटना भी कहा जाता है अभी, एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, ठीक है, जिसमें देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम आता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, जो कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। और इन्होंने बौद्ध धर्म का अच्छा खासा संरक्षण दिया, चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई, ठीक है। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है। महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 23वां प्रश्न, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक उपनिषद स्रोत कौन सा है? तो ये है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। 24वां प्रश्न, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किस जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके अलावे आपको जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है, भूल रहा हूँ मैं, जैन धर्म का भी एक ग्रंथ है आपका, उससे भी जानकारी मिलती है। अगर आप जानते हैं तो बताइए कमेंट करके, मैं भी भूल रहा हूँ। 25वां प्रश्न, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो नालंदा के सराय टीला से उत्खनन में प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार, पाल काल का बौद्ध विहार, जिसमें उदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना जो है आपका वो किया था देवपाल ने, ठीक है। 26वां प्रश्न है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीघ निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें जो है मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और मौर्य काल के बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। अतः ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 27वां प्रश्न,
बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जी अलेक्जेंडर कनिंघम। 28वां प्रश्न, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो नालंदा में स्थित बड़ा गांव, जो कि नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पता लगाया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम आता है इसके लिए पुरातत्व कालीन औजारों की खोज के लिए, ठीक है, ये आता है। 29वां प्रश्न, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में किसकी खोज की? तो इन्होंने केसरिया स्तूप की भी खोज की, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ भी, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली पर प्राचीन स्थल की भी खोज की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 30वां प्रश्न, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे, यह कहाँ लिखा हुआ है? यह आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है कि विदेह के राजा जनक ने क्या उपहार दिए थे? निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए थे। हालांकि इसके आकार के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि इसका आकार किस तरह का था। चलिए 31वां प्रश्न, बिहार से प्राप्त अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो बिहार से जो प्राप्त अभिलेख हैं उसकी लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? मैंने अभी बताया आपको, ब्राह्मी लिपि है, जो ऑप्शन में नहीं आता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भाषा कौन सी थी? प्राकृत, जबकि लिपि थी ब्राह्मी। 32वां प्रश्न, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह शेरशाह सूरी से संबंधित है। किस शासक से संबंधित है? शेरशाह सूरी से। इसने हिंदी और फारसी का शायद कॉम्बिनेशन किया था। 33वां प्रश्न, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिलते हैं? तो वह अकबर के अभिलेख हैं जो बिहार में भी मिलते हैं। 34वां प्रश्न, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देती है? तो वो है दीघ निकाय। कौन है? दीघ निकाय, ठीक है। 35वां प्रश्न, शियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो यह गुलाम हुसैन तबतबाई ने की है। किसने की है? गुलाम हुसैन तबतबाई ने। 36वां प्रश्न, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें, ठीक है। तो आपका जो है इसका सही सुमेलन क्या होगा? बताइए। इसका सही सुमेलन है ऑप्शन बी, यानी कि आपका जो है रियाज उस सलातीन, ये किसने लिखा? गुलाम हुसैन सलीम ने। तारीख़ शेर शाही किसकी रचना है? अब्बास सरवानी की। किसकी रचना है? अब्बास सरवानी की। वक़ियात मुस्ताकी ये किसकी रचना है? तो रिज़कुल्लाह की। किसकी है? रिज़कुल्लाह की। अफसानाए शाह ये शेख कबीर की रचना है। और बसातिनुल उन्स ये किसकी रचना है? तो इख्तिसान देहलवी की, ठीक है। इसमें तारीख़ शेर शाही ज़रूर याद रखिए, अब्बास सरवानी की रचना है और रियाज उस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे। मुल्ला बहबहानी जो थे वो कहाँ के यात्री थे? तो ये ईरान से थे और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी दी है। 38वां प्रश्न, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए सोर्सेस क्या है? तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा जो रिपोर्ट है वो भी है, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे, सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, सारे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? काफ़ी चर्चित है, राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में जानकारी है। अपसड यानी कि गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर किसकी कथा वर्णित है? तो रामायण की कथा है। किसकी कथा है? रामायण की कथा है। चलिए प्राचीन बिहार में प्रवेश करते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से कब होता है? तो यह होता है 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार का ऐतिहासिक काल काफ़ी पुराना है, 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, क्या क्या मिले हैं? तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, कुल्हाड़ी के फलक भी मिले हैं, चाकू, खुरपी और मेड़भांड भी मिले हैं, जो आपको कि बिहार का जो क्या कहते हैं
म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप कभी पटना जाएँ वहाँ देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न बिहार के इतिहास में, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह आपका मुंगेर और नालंदा से मिला है। कहाँ से मिला है? मुंगेर और नालंदा से। चौथा प्रश्न, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? यह पूर्व प्रशस्तर युग के हैं। किस युग के हैं? पूर्व प्रशस्तर युग के हैं। जी हाँ, पाषाण काल से पहले के, पूर्व पाषाण काल। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मुंगेर से। कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से। बिहार में चेरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रशस्तर युग के अवशेष यहाँ से मिले हैं, नव पाषाण काल के। सातवां प्रश्न, बिहार में ताम्र प्रशस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह जो है आपका चिरांद से भी मिला है, चेचर से मिला है, सोनपुर और मनेर से मिला है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक काल का आरंभ करते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमान था। ऐसे तो आर्यों का आगमन का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि 1500 से 1000 तक का हम लोग क्या मानते हैं? ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 तक का काल मानते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमान लगाया जाता है कब? उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 से 600 के बीच में आए थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य यहाँ पर आए थे बिहार में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? तो लोहे का उपयोग करना उन्होंने जान लिया था, और इसी की वजह से अस्थायित्व तो आने लगा था। तीसरा प्रश्न, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन था? तो महाभारत के समय कहा जाता है कि मगध और विदेह भी था, और अंग और लिच्छवी। आप जानते हैं विदेह का तो आता ही है, जो कि मिथिला जो क्षेत्र है उसमें आता ही है, कि भगवान राम का विवाह मिथिला में हुआ था, काफ़ी प्रचलित गीत भी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो यह सतपथ ब्राह्मण मिलता है। किसमें मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? ये था मगध। ये कौन था? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? तो महान केंद्र था विदेह। विदेह के राजा जनक काफ़ी फेमस दार्शनिक माने जाते थे। ठीक है। सातवां प्रश्न, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों ने शुरू किया? तो ये मगध के लोगों ने इसे स्टार्ट किया था। आठवां प्रश्न, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा था? तो यह था विदेह। कौन था? विदेह। नौवां प्रश्न, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो यह आपका सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो अंगुत्तर निकाय से इसके बारे में जानकारी मिलती है, और 3 महाजनपद जो है अभी भी बिहार में स्थित है, जिसमें कि मगध हो गया, और आपका कौन सा हो गया? एक हो गया बज्जी, और एक और बताइए, एक और ध्यान में नहीं आ रहा। मगध और बज्जी तो 2 हो ही गया, एक और कौन सा था? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो भूल रहे थे, अंग है, वत्स नहीं है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, यानी कि यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद था? तो अंग महाजनपद जो था वो भागलपुर और मुंगेर में था। भागलपुर और मुंगेर में। मुजफ्फरपुर और वैशाली ये आता है आपका किस में? विदेह में, जिसमें मिथिला भी आता है, और ये मगध में आता है, पटना और गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज राजगिरी। बिहार के पटना तथा गया जिला का किस महाजनपद में आता था? तो यह मगध में आता था, और मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी थी। ठीक है, ऑप्शन ए
अगला प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? गिरिब्रज राजगिरी। नेक्स्ट, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती थी? तो चंपा नदी इसको अलग करती थी, चंपा नदी अलग करती थी। और अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा ही है। 8वां प्रश्न, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बज्जी जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था, बज्जी। जी हाँ, बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। बज्जी संघ में कौन सा राज्य नहीं आता था? तो उसमें चेदी नहीं आता था। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। कहाँ है? शक्तिमती। ठीक है, तो ये नहीं आता था। लिच्छवी, ज्ञात्रिक ये आता था, विदेह तो आता ही था। और महात्मा बुद्ध जो थे वो कौन कुल से थे? वो शाक्य कुल से थे। जबकि महावीर जो थे वो ज्ञात्रिक कुल से थे, इस कुल से थे, ज्ञात्रिक से। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी संघ की राजधानी आपका वैशाली में थी। ठीक है, बज्जी संघ की राजधानी वैशाली में थी। और वैशाली में लिच्छवी गणतंत्र था जो कि विश्व का पहला गणतंत्र था। 11वां प्रश्न, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो गणतंत्र अभी आपको बताया बज्जी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और वैशाली में कौन सा गणतंत्र आता था? लिच्छवी गणतंत्र। 12वां प्रश्न देखिए, बीपीएससी 46वीं में पूछा हुआ है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वह थी वैशाली के लिच्छवी में। कहाँ थी? वैशाली के लिच्छवी में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज राजगिरी। कौन थी? गिरिब्रज राजगिरी। बाद में पाटलिपुत्र हो गई। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? तो अंग था, अंग था। बाकी चंपा उसकी राजधानी है, नालंदा महाजनपद नहीं था। वैशाली किसकी राजधानी है? बज्जी की राजधानी है। तो इसमें महाजनपद पूछ रहा है तो अंग है। ठीक है, बाकी जो 2 है राजधानी है, नालंदा तो है ही नहीं। 15वां प्रश्न, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? जी हाँ, पावापुरी में महावीर का निर्वाण हुआ था। महावीर जी की मृत्यु हुई थी कहाँ? पावापुरी में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? राजगिरी में पड़ता है। और आप जानते हैं कि मलों के सानिध्य में इन दोनों महात्माओं ने, महात्मा बुद्ध और इनकी महावीर स्वामी की मृत्यु भी मलों के सानिध्य में हुआ था। ठीक है, तो मल गणराज्य वहाँ पर था, पावापुरी में। चलिए, जैन धर्म इंटर करते हैं, जो कि बिहार से ही इसका उद्भव हुआ है और बिहार ही इसकी भूमि है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? त्रिशला। चलिए, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में। कहाँ है? वैशाली में। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल से थे? ठीक है, किस संघ से थे? तो बज्जी संघ से थे। ठीक है, और ज्ञात्रिक कुल से थे। किस कुल से थे? ज्ञात्रिक कुल से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, किस कुल से थे? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी, जो कि चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में इनका निधन हुआ, तो वहीं पर थे ये, राजगीर। ठीक है, वहीं पर इनका देहांत हो गया। जल मंदिर है पावापुरी में। 6ठा प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। 7वां प्रश्न, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था पहला बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। चलिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि जैन धर्म को मानते थे और यह सरबन बेलगोला चले गए थे। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? मैंने अभी तुरंत बताया, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की। और सेकेंड की जो अध्यक्षता की वो देवर्षि क्षमा सरवन ने की। ठीक है, जो कि आपका कहाँ हुआ था? गुजरात के बल्लभी में। अभी ये महाकश्यप जो हैं, ये किससे हैं? बौद्ध धर्म के, जो आपका पहली संगीति हुई थी उसके हैं अध्यक्ष महाकश्यप। और सवाकामी जो है दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं। 10वां प्रश्न, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। क्या क्या हुए? तो इसमें जो हुआ
जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म 2 भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर हो गए स्थूलभद्र के नेतृत्व में, जो कि श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर हो गए आपका किसके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो कि नग्न रहा करते थे। ठीक है। 11वां प्रश्न, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो वो चंपा है। कहाँ है? अंग की राजधानी चंपा है। बौद्ध धर्म में इंटर करिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो घर छोड़ने के बाद वो सबसे पहले गए थे अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए। ठीक है। और बाद में ये रुद्रक रामपुत्र से भी मिले थे और ये दूसरे गुरु कहलाते हैं। अलार कलाम पहले गुरु कहलाते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो वे उरुग्वेला में इनको कौंडिन्य, बप्पा, भादिया और इस तरह के 5 ब्राह्मण शिष्य मिले, जो कि बाद में इनको देखा कि सुजाता नामक महिला के हाथों इन्होंने खीर खाया, उसके बाद पाखंडी कहकर उनका साथ इन्होंने छोड़ दिया था। ये जो 5 ब्राह्मण शिष्य थे वो। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। पूर्णिमा का दिन था। किस नदी के तट पर है यह? निरंजना या फल्गु नदी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो हुई निरंजना नदी के तट पर। ठीक है। और पीपल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ और उस समय कौन थे? अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा काम हुआ उसमें? तो इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। हीनयान और महायान जो है ये आपका जो है वह चौथी बौद्ध संगीति के बाद 2 भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसमें उपाध्यक्ष थे अशुघोष। ठीक है। बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थविर और महासंघी के रूप में बटा था दूसरी बौद्ध संगीति के बाद। बहुत कम लोग जानते हैं, यह सब छोटा बंटवारा था। बड़ा बंटवारा जो था वो हीनयान और महायान का था। चलिए, छठा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य? तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है। और यह हुआ था, उस समय के शासक थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। तो वैशाली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सवा कामी ने की थी। तो इसमें मैंने अभी तुरंत बताया कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। कौन कौन सा 2 भाग था? स्थविर और महासंघिक में। ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो तीसरी बौद्ध संगीति के बाद इसमें क्या किए गए? कुछ कठोर नियम बनाए गए। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ और कठोर नियम इसमें बनाए गए थे। यह 251 में हुआ और तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय हुआ था और वह पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्तिस या उपगुप्त, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। उपगुप्त या मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। दरअसल इसी के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। 8वां प्रश्न, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध सब जगह से, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, राजगीर वहाँ भी गए, वैशाली भी। ठीक है। उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें कौन सी सम्मिलित है? तो उन्होंने कहा था कि बाढ़ से भी हो सकता है, अग्नि से भी हो सकता है और आंतरिक इंटरनल टॉलरेंस से भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। ऑप्शन बी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? नालंदा में। चलिए, अब मगध साम्राज्य का उत्थान देखते हैं। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह मगध को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मगध को दिया जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो यह गिरिब्रज या राजगिरी में थी। ठीक है। गिरिब्रज या राजगिरी में थी। तीसरा प्रश्न, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का पहला वंश कौन था? तो वह बृहदर्थ वंश था
और बृहदंत राजवंश जरासंध के पिता बृहदर्थ से स्टार्ट होता है। तो पहला वंश बृहदर्थ वंश है, उसके बाद है हर्यक वंश। ठीक है। मगध जनपद का संस्थापक किस वंश को माना जाता है? तो बृहदर्थ तथा जरासंध को माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। इसने हर्यक वंश की स्थापना की। 544 से 493 तक इसका शासनकाल रहा। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से है? तो ये हर्यक वंश से है। अजातशत्रु को पितृहंता और कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का दोस्त भी था। 7वां प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब स्टार्ट हुआ? तो यह बिंबिसार के शासनकाल से ही स्टार्ट हो गया, चूँकि उसने हर्यक वंश की नींव डाली और विवाह पद्धति से उसने क्या किया, साम्राज्य को आगे बढ़ाया। किस राजकुमारी के साथ उसने विवाह किया? उसने कौशल देवी, चेलना और क्षेमा पंजाब की थी, पंजाब के मद्र कुल की थी। चेलना चेटक की बहन थी और कौशल देवी से इसने विवाह किया था। ठीक है, कौशल की देवी थी कौशल देवी, उससे विवाह किया था। तो इसने तीनों से विवाह किया था। बिंबिसार ने बृहदर्थ को हराकर कौन सा राज्य जीता था? तो उसने अंग उससे छीन लिया था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन है? अजातशत्रु है, जिसने अपने बाप को मारा, बिंबिसार की हत्या की और 493 से 461, 544 से 493 ये आपका किसका काल है? ये बिंबिसार का काल है। और 493 से 461 बिंबिसार का अजातशत्रु का काल। 11वां प्रश्न, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना अजातशत्रु ने की। किसने की? अजातशत्रु ने। 12वां प्रश्न, बज्जी संघ के लिच्छवियों को हराने वाला मगध का शासक कौन था? तो वह अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को हराया था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली का संबंध कहाँ से है? तो वो वैशाली से है। कहाँ से है? वैशाली से है। 14वां प्रश्न, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो वो लिच्छवी को जीतने के लिए उसने रथ मशूल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। 15वां प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो देखा आपने 6ठी शताब्दी में, चूँकि 544 से इसका जो उत्कर्ष स्टार्ट हो गया हर्यक वंश की नींव से। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने नींव डाली हर्यक वंश की, बृहदर्थ से छीनकर। 16वां प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। और उदयन किस वंश से है? तो यह आपका हर्यक वंश से ही है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने स्थापना की और उसी ने उसको अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। ठीक है, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो शिशुनाग वंश की। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने। और शिशुनाग किस वंश से है? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक है। 21वां प्रश्न, किस शासक ने पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई? तो यह कालाशोक ने बनाया, जो कि शिशुनाग वंश से था। इसको काकवर्ण भी कहा जाता था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो वह कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सवा कामी ने की। और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हो गया थेरवादी और एक हो गया महासंघिक। 23वां प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? सवा कामी ने, जिसको साबकामीर भी कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था, जिसे महानंदिन भी कहा जाता है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक ये सब कहा जाता है? एक छत्र और एक राट की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, महापद्मनंद को कहा जाता है। यह नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था, जिसको कि हराकर मारकर जैसे भी कहिए चंद्रगुप्त मौर्य ने
चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आपका राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। 30वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता महाकश्यप ने की। ठीक है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सबसे पहले किसने किया था? तो कलिंग का विलय महापद्मनंद ने किया था। इसने कलिंग को सबसे पहले जीता था। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद उस समय थे नंद वंश के शासक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था और उसी ने उसको राजधानी बनाई थी। किस वंश से था? हार्यक वंश से। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम के सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बना? ये आपका वैशाली के वज्जियों ने यह काम किया। चलिए मौर्य साम्राज्य में इंटर करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। दरअसल कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी फिर से बना लिया था। बीच में वैशाली आ गया था एक बार, तो वैशाली से वही ले गया पाटलिपुत्र। उसके बाद से पाटलिपुत्र ही राजधानी रह गई। तीसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो चाणक्य की सहायता से, जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 320 ईसा पूर्व में, और 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और उसमें समाज को 7 वर्णों में बताया था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था? 315 ईसा पूर्व में, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 320 ईसा पूर्व, यानी 5 साल बाद। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया, चूँकि उसी की बदौलत वह मौर्य की सत्ता, मौर्य वंश की नींव डाल सका। किससे मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसने यूनानियों से मुक्ति दिलाया, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, तो इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिल जाता है वो है इंडिका। इंडिका चूँकि मेगास्थनीज कब आया था? 315 ईसा पूर्व में, और इसने इंडिका लिखी जिसमें इसने मौर्य वंश का विस्तृत उल्लेख किया है। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद के बाद आ गए मौर्य, घनानंद को समाप्त कर। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। क्या नाम है? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किससे मिल जाता है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? बिंबिसार। बिंदुसार। बिंबिसार तो हर्यक वंश से है। बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहते थे? ये बिंदुसार के दरबार में रहते थे, और इसने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। उस समय अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? उसके 13वें शिलालेख से। कहाँ, किससे मिलता है? 13वें शिलालेख से। और कलिंग युद्ध का वर्णन भी 13वें शिलालेख से ही मिलता है। इसके हृदय परिवर्तन का भी वर्णन 13वें शिलालेख से मिलता है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ? अशोक के समय हुआ। 251 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, और यह आपका अशोक के समय हुआ। अध्यक्षता किसने की? उपगुप्त या मोगलीपुत्तिस ने। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तिस ने। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? अभी मैंने बताया 251 ईसा पूर्व में।
किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग पर जीता था अशोक ने और काफ़ी रक्तपात हुआ था, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो आगे प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाह और जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति और बुद्धम शरणम गच्छामि कहा और बुद्ध की शरण में चला गया कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। क्या था? नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? पाटलिपुत्र में। चूँकि राजधानी वहाँ थी तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट राजधानी में ही है। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सबसे पहले किस जगह की यात्रा की? तो सबसे पहले वह बोध गया गया। कहाँ गया? बोध गया। अपने जीवन के 10वें वर्ष अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा कब किया? तो 10वें वर्ष, जब वो राजा बने तो उसके 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका चंपारण से मिला है, चंपारण से आपको मिल जाता है। तीसरा प्रश्न, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख में कौन से नहीं है? तो ये आपका रुक्मिणी देवी अभिलेख नहीं है, जिसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसके अलावा लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख मिल जाते हैं कहाँ से? बिहार से। बिहार से आपको इसके अलावा सहसराम का भी आपका अभिलेख मिल जाता है। 31वां प्रश्न, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तोसली किसकी राजधानी थी? कलिंग की। तोसली किसकी राजधानी थी? कलिंग की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कुम्हरार पटना में, पटना के कुम्हरार में है। ठीक है, जो कि लकड़ी का बना था। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है? इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं, यह एरियन ने कहा था। किसने कहा था? एरियन इतिहासकार ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा जाता है, यह प्रसाद मानव कीर्ति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। यह फाहियान ने कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो गुप्त वंश का है, ये मौर्य वंश का नहीं है। फाहियान जो कि बाद में आया था उसने यह बात कही थी। इस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें विष झोपड़ी, चौपाड़ था और कर्ण था। ठीक है, सुदामा, विष झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण, ये अशोक ने बनवाया था। बाराबार की गुफा किसके लिए? आजीविकों के लिए। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। गया के समीप नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के बेटे दशरथ ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक के बेटे दशरथ ने, और आजीविकों को दे दिया था, समर्पित कर दिया था। मौर्यकालीन चामर ग्रहिणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई है? यह मिली है आपका दीदारगंज पटना से। कहाँ मिली है? दीदारगंज पटना से। बिहार के किस स्थान से मौर्यकालीन में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त होती है? लोहानीपुर पटना से। कहाँ से मिलती है? लोहानीपुर पटना से। जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, किसकी प्रतिमा? जैन तीर्थंकर की प्रतिमा। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? मेगास्त्री ने। मेगास्त्री जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में की गई थी, समस्तीपुर में नहीं की गई थी। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कब की गई थी? 251 ईसा पूर्व में। कौन सी की गई थी? दूसरी। अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तिस ने। किसने अध्यक्षता की? मोगलीपुत्तिस ने। 43वां प्रश्न, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार को भेजे। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायनोसियस आया था। ठीक है, और एंटियोकस प्रथम आया था अशोक के दरबार में। ठीक है, ये मिस्र का था। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यह अशोक बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायनोसियस। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस
पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो यह स्ट्रैबो ने बताया है कि पालीब्रोथस किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानी दूत डोमिलकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो यह हुआ बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है वो है भाब्रू का स्तंभ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? भाब्रू का स्तंभ अभिलेख। जबकि मास्की और गुर्जरा में उसने खुद को अपना नाम अशोक बताया है। ठीक है। 47वां प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय ग्रहों के रूप में किया? तो ये आजीविकों ने किया। और कौन कौन सा था? विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपार और सुदामा किसने बनवाया था? अशोक ने। उसके बाद उसके बेटे दशरथ ने भी आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी, जो कि गोफी गुफा के नाम से जाना जाता है। 48वां प्रश्न, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटा था। यह वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने। किसने किया है? मेगास्थनीज ने। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीयकृत था। जी हाँ, सेंट्रलाइज था। करों का दबाव ज़्यादा था। ठीक है। प्रशासन तंत्र कठोर था। सोने के सिक्के चलाते थे लेकिन शुद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि करों का बोझ ज़्यादा था। उपयुक्त सभी। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। बिल्कुल। विदेशों से संबंध स्थापित किए। जी हाँ। प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। बहुत सारा उपाय किए उसने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसलिए अशोक को महान शासक कहा जाता है। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने खुद को बताया है? अशोक ने। किसने बताया है? अशोक ने। धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? धम्म महामात्र के कार्य थे धर्म महामात्र के कार्य थे धर्म के बारे में, धर्म की नीतियों का क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान देना, जन कल्याण के उपाय करना सभी। मौर्य कालीन प्रशासन में राजुक कौन था? राजुक था आपका राजुक कोई नहीं था। राजुक कौन था? इनमें से कोई नहीं। मौर्यकालीन विद्वानों में किसका नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में किसका नाम आता है? तो उसमें कौटिल्य का नाम तो जरूर आता है, पाणिनि का भी नाम आता है और उपावर्ष का भी नाम आता है। ऑप्शन डी। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण क्या हैं? तो इसमें आपका जो है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष जो कि लकड़ी के बने हुए थे वो आता है। इसके अलावा आपका जो है दीदारगंज की यक्षी आता है और बराबर की गुफाएं आती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अशोक की धर्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह मिल जाती है आपका द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश अभिलेख से, सभी से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट समझाया गया है? यह 9वें अभिलेख में बताया गया है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट शामिल नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।